बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो बड़े अहम केसेस की समाअत हुई आज। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 11 रुकनी लार्जर बेंच, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पर समाअत की है, और यह समाअत लाइव आज पूरी कौम ने देखी है। 11 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था। दूसरी समाअत हुई है आज जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब के बेंच ने की है, और यह बेंच समाअत कर रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो ट्रांसफर का मामला है और जो सीनियरिटी का मामला है उस हवाले से। दोनों बड़ी अहम समाअत आज हुई हैं, दो बड़े अहम केस थे, दोनों की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 11 रुकनी लार्जर बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज समाअत की है, उस हवाले से बात करते हैं। ये 11 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आज समाअत करता है, और लाइव दिखाई गई, पूरी कौम ने तमाम जजेस का कंडक्ट देखा। दो किस्म के जजेस इस समाअत में मौजूद थे। एक वो जजेस मौजूद थे जो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट में इसी केस के ऊपर समाअत कर चुके हैं, अपने फैसले जारी कर चुके हैं, अपने इख्तिलाफी नोट जारी कर चुके हैं। और दूसरे वो जजेस वहां पर मौजूद थे आज जो इस आईनी बेंच का हिस्सा हैं, और ये नए जजेस हैं। अच्छा, इन जजेस में से किसी ने आज किसी खास किस्म का कोई नुक्ता नजर नहीं उठाया, कोई आईनी नुक्ता, कोई खास किस्म के रिमार्क्स नहीं दिए जो नए जजेस थे। लेकिन वो जजेस जो पहले इस फुल कोर्ट में बैठ के इसी केस को सुन चुके हैं, उनके दलाइल, उनके रिमार्क्स ये बड़े कमाल के थे। मैं आपको बता देता हूं कि जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब, जस्टिस अजहर हसन रिजवी साहब, ये दो जजेस ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिछले जो इख्तिलाफी नोट हैं या जो अपना पिछला फैसला है उसको डिफेंड करने में कासर रहे, डिफेंड भी नहीं कर सके। और जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं वो किसी हद तक अपने पिछले फैसले को डिफेंड करते हुए नजर आए। फिर जस्टिस मुसरत अली साहिबा जो हैं वो भी फुल कोर्ट का हिस्सा थी और आज आईनी बेंच का हिस्सा भी हैं। वो कमाल के दलाइल देती हुई नजर आई। उनको तो अभी तक यही नुक्ता नजर क्लियर नहीं हुआ कि एक सियासी पार्टी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, क्या उसने पार्लियामेंट में कोई सीट जीती है, नहीं जीती है, और फिर उसके सरबराह ने कोई सीट जीती है, फिर क्या वो आजाद कंसीडर की जाती है, या पार्लियामेंट में उसका कोई मतलब के स्टेक है, या फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया तो ये कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये ही जो मुसरत अली साहिबा इनको समझ नहीं आ रही थी, हालांकि ये पहले फुल कोर्ट में यही केस सुन चुकी हैं और अपना फैसला दे चुकी हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि आज की इस समाअत में चंद अहम पॉइंट हैं जिनको रेज किया गया है, और जो दलाइल दे रहे थे वो मुस्लिम लीग नून यानी कि हुकूमती वकील मखदूम अली खान साहब थे। और आज किस किस्म के रिमार्क्स आए हैं, मैं एक चीज तो समझ चुका हूं कि कुछ जजेस ऐसे हैं इस अदालत में, आईनी बेंच में, जो कंप्रोमाइज हो चुके हैं, जो पहले ही कंप्रोमाइज हो चुके हैं। यानी कि काजी फायज ईसा का जो रास्ता हमवार उन्होंने किया है, काजी फायज ईसा साहब ने, वो अब उसको टो करके आगे चल रहे हैं। कई दफा ऐसा लगता है कि जजेस जो हैं वो अपने इख्तियारात से तजावुज करते हैं, और कई दफा ऐसा लगता है कि वो अपने इख्तियारात पर भी पूरा नहीं उतरते हैं। आज की इस समाअत को पूरी कौम ने देखा है। मैं आपको ले चलता हूं कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने जो अहम रिमार्क्स दिए हैं उस हवाले से बात करता हूं। सबसे पहले जमाल खान मंदोखेल साहब कहते हैं कि मेरे मुताबिक इलेक्शन के दौरान प्रिजाइडिंग ऑफिसरान जो हैं इन्होंने आइन के तहत अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा की। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग अफसरान जो मुकर्रर किए थे वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके। हमारे सामने आई अपील इंतखाबात में गलतियों का तसलसल थी। हमने अपने फैसले में लिखा था कि लोगों के हक राय दही से महरूम नहीं किया जा सकता लोगों को। फिर कोई हमारे सामने हो, कोई भी, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल पार्टी हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी हो, कोई भी हमारे सामने हो या नहीं हो, प्रिजाइडिंग अफसरान जो है इलेक्शन कमीशन के, उनकी गलती की सजा जो है वो पूरी कौम को नहीं दी जा सकती। प्रिजाइडिंग अफसरान ने फॉर्म 33 यानी कि फॉर्म 33 दुरुस्त तरीके से नहीं बनाए। जमाल खान मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर चुकी थी या नहीं कर चुकी थी। इस हवाले से उन्होंने आगे डिटेल में कहा है कि मेरे मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं की है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के किरदार को भी हमने देखना है। निशिस्तें देना ना देना मसला नहीं है, इलेक्शन कमीशन का किरदार भी बड़ा अहम है, इसको भी देखना था उस टाइम जब हम फुल कोर्ट में इसको हेयरिंग कर रहे थे। आगे जनाब कहते हैं कि मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके तीसरे फ्रीक जिसकी अदालत के सामने ना कोई रिलीफ ना कोई दरखास्त हो, उसको रिलीफ नहीं दिया जा सकता तीसरे फ्रीक को। ये मखदूम अली खान साहब ने दलाइल दिए। तो जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट है, ये सिविल कोर्ट नहीं है। कल को ये अदालत मालिकान और जो मालिक मकान है और किराएदार के तनाजे पर 185(3) की अपील सुनने और मुकम्मल इंसाफ करके तीसरे फ्रीक को रिलीफ दे सकती है।
तो इसके ऊपर फिर जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि ये किराएदार और मकान मालिक का मामला नहीं है, ये अवामी हक राय जो है उसका मामला था, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट का मामला था। इसके ऊपर फिर जनाब मखदूम अली खान साहब कहते हैं कि अपने अकलीती फैसले में जस्टिस याह्या अफरीदी ने लिखा, ना मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। तो जमाल खान मंदोखेल साहब कहते हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी खान ने लिखा कि मुकम्मल इख्तियारात अहम मामला है, इख्तियार से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी कि केयरफुल होकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इलेक्शन में दिया गया सिंबल सिर्फ उम्मीदवार की शिनाख्त है, सिंबल ना होने से पार्टी को खत्म नहीं किया जा सकता और ना इलेक्शन से बाहर किया जा सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के बड़े अहम रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में बैन नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सियासी जमात थी, अगर इस वक्त आजाद उम्मीदवारों को पार्टी में रहकर इलेक्शन लड़ने देते तो ये मसला ही ना होता। और दूसरा उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय आजाद उम्मीदवार अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहते, इसको छोड़ते नहीं, तो आज ये मसला ना होता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ती तो फिर भी ये मसला नहीं होता। इंतखाबी निशान ना होने से सियासी जमात खत्म नहीं होती, सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ती, उम्मीदवार लड़ते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि इंतखाबी निशान अवाम की आगाही के लिए होता है, इंतखाबी निशान ना होने से किसी को इंतखाब लड़ने से रोका नहीं जा सकता। बड़े अहम रिमार्क्स। और मैं आपको बता देता हूं बड़ी दिलचस्प सूरत हाल कि नजरसानी अक्सरीती 8 जजेस के फैसले की है और 11 में से 2 बेंच के मेंबर 8 अक्सरीती जजेस के उस बेंच में शामिल थे जो वो फुल कोर्ट का बेंच था। और आगे मैं आपको बताता हूं वो हैं जी जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब। दोनों ने अपने फैसले के दफा में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी, कोई रिमार्क्स नहीं दिए। दूसरी जानिब मखदूम अली खान जो है इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजेस के फैसले को पढ़ते रहे और इनके हवाले देते रहे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अपने इख्तलाफी नोट का दिफा करते रहे। नए जजेस में से सिर्फ जस्टिस शाहिद बिलाल बोले, बाकी अक्सरीती बेंच में कोई नहीं बोला और अब भी कोई सवाल नहीं करेगा। ये मामला आज हमने देखा है। इसके अलावा पोस्टपोन किया गया इस मामले को कल 11 बजे तक ये समाअत दोबारा जारी रहेगी। और मखदूम अली खान साहब जो है उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। उनके दलाइल आगे मैं बताता हूं कि उन्होंने किस किस्म के दलाइल दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी मारूजात अदालत में पेश कर दी हैं। तहरीरी मारूजात हमारा मौकफ होगा। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, नून लीग और पीपल पार्टी भी कल अपना तहरीरी मारूजात पेश करेगी। वकला ने कहा केस की समाअत कल 11 बजे तक जो है वो मुलतवी की गई है। यहाँ पर फैसल सदीकी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनके वकील, वो अपना दलाइल का आगाज करेंगे। जमाल खान मंदोखेल साहब ने बड़े अहम सवाल किए। उन्होंने कहा कि क्या मैं मखसूस नशिस्तों के केस का अपना फैसला बदल सकता हूं जो मैंने पहले दिया था। तो मखदूम अली खान साहब जो है वो कहते हैं कि बिल्कुल आप अपनी राय बदल सकते हैं। पठान की एक जुबान होती है। जस्टिस मुसरत हिलाली साहब हैं वो कहती हैं तो जुबान तो एक ही होती है, मखदूम साहब कह रहे हैं, लेकिन राय बदल सकते हैं। ये जनाब आज बड़ी अहम समाअत थी और बड़े अहम दलाइल, बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं जिनके ऊपर मैंने आपको मजीद डिटेल में लेके जाना है। और सबसे अहम जो मामला है वो मैं आपको उसकी तरफ लेके जाता हूं कि जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा जो हैं वो आज बड़ी कंफ्यूज नजर आई। उनको पता ही नहीं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्या इलेक्शन जीती है, कितनी सीटें जीती है और किस निशान पे जीती है। सुने जरा उनके कि वो क्या कहती हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं, पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आजाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। ये सवाल वो कर रही हैं, जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो इसमें कैसे आजाद लोग शामिल हो सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुताबिक आजाद उम्मीदवार इनके साथ शामिल हो गए थे। मखदूम अली खान साहब कहते हैं क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। तो मखदूम अली खान साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने खुद आजाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट किया है। तो मुसरत हिलाली साहिबा का सवाल कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इस पर मरकजी केस में अदालत को बता दिया गया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल चेयरमैन को उनकी अपनी जमात के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। लेकिन मौसूफ जज साहिबा को क्या पता कि इसलिए कहा जाता है कि जो नजरसानी की जो दरखास्त होती है उसको वही जजेस सुने जो मरकजी केस सुन चुके हैं। हालांकि ये बात उसको पहले समझा दी गई थी, बता दी गई थी फुल कोर्ट में। आगे चलते हैं जनाब। तो एडवोकेट साहब मखदूम साहब कहते हैं कि आजाद अरकान जीत कर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आम इलेक्शन लड़ा ही नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं हो सकती। इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात बना सकते थे लेकिन मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं होंगे, जमाल खान मंदोखेल साहब कह रहे हैं। तो मखदूम साहब कहते हैं कि आजाद अरकान ने जीती हुई पार्टी में शामिल होना था। ये जनाब मुसरत अली जो हिलाली साहब हैं उन्होंने पूछा। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखदूम साहब जो कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पर मुतफिका तौर पर मुस्तरद किया गया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को डी नोटिफाई कर दिया गया और डी नोटिफाई करने से कबल कोई नोटिस नहीं किया गया। तो यहाँ पर मजहर हिलाली साहब जो हैं, मुसरत अली हिलाली साहब जो हैं, उनको बात ही नहीं समझ आ रही थी कि एक्चुअल में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाकई हकदार है या नहीं है मखसूस नशिस्तों की।
और उन्होंने कंटेस्ट किया भी है या नहीं है, और वो ये बार बार सवाल करती नजर आई। हालांकि वो इस फैसले को पहले सुन चुकी हैं, इस केस के ऊपर फैसला दे चुकी हैं। आगे चलते हैं जनाब। तो मजीद मैं आपको बता देता हूं कि जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा है कि अगर अक्सरीती जजेस ये समझते हैं कि फैसला दुरुस्त है, नजरसानी दुरुस्त है, अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो क्या होगा। इस पर फिर मखदूम साहब कहते हैं कि ऐसी सूरत में नजरसानी मुस्तरद हो जाएगी। आप इनकी जरा आनियां और जानियां देखें। ये मामला चलते रहे जनाब आज, और जजेस का कंडक्ट बड़ा वाज़ह तौर पे कौम ने देखा है, और कमाल का जनाब तरीकाकार था आज जजेस का। हैरानगी होती है जनाब कि जिस तरीके से काजी फायद ईसा साहब टू लगा कर गए हैं, टू चैन, इसी तरीके से आगे आप टू चैन चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो अपनी जो साख्त है वो कमजोर करके गए हैं, अदलिया को कमजोर करके गए। अब चलते हैं, ये मामला तो कल तक मुलतवी हो गया, इसमें आगे अभी काफी लोगों ने दलाइल देने हैं, फ्रीकैन ने दलाइल देने हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील देंगे, और फिर पीपल पार्टी, फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने दलाइल देने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का ट्रांसफर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर, इस हवाले से भी आज केस लगा हुआ था। तो ये अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट क़याम का कानून आर्टिकल 175 के तहत बना। कानून में सूबों से जजेस की तकरीरी का जिक्र है। कानून तबादला की इजाजत नहीं देता। फैसल सदीकी साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं कि जजेस की तकरीरी का जिक्र है लेकिन तबादले का जिक्र नहीं है और ना इजाजत देता है। इसका मतलब यह है, मोहम्मद अली मदर साहब कहते हैं कि आप कहना चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादला पर नहीं आ सकता, यानी कि जजेस का तबादला नहीं किया जा सकता। तो तबादला हो भी जाए, फैसल सदीकी साहब कहते हैं, तो मुस्तकिल नहीं होगा। तबादला पर वापस जाने पर जज को दोबारा हलफ नहीं उठाया होगा। अगर दोबारा हलफ उठाया भी जाए तो पहले हलफ का तसलसल होगा। इसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब कहते हैं कि अगर इंडिया की तरफ देखें, जहां पर हाई कोर्ट जजेस की एक सीनियरिटी लिस्ट हो तो क्या होगा। जैसे इंडिया में हाई कोर्ट के जजेस की एक सीनियरिटी लिस्ट है, अगर इसी तरह की पाकिस्तान में हो तो क्या होगा। तो इसके ऊपर फैसल सदीकी साहब ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट पर सब जजेस नताइज से आगाह होंगे। जजेस का मुस्तकिल तबादला करने जुडिशल कमीशन इख्तियारात लेने के मुतरादिफ हैं, यानी कि मुस्तकिल अगर उनका तबादला किया जाता है तो ये जुडिशल कमीशन के जो इख्तियारात हैं उसके मुतरादिफ होगा। तो यहाँ पर फिर जो जस्टिस शकील साहब हैं उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि सीनियरिटी लिस्ट यकसा हो तो कोई झगड़ा नहीं होगा। मोहम्मद अली मदर साहब कहते हैं कि क्या आर्टिकल 175A की वजह से तबादले का इख्तियार आर्टिकल 200 खत्म हो गया है। क्या आर्टिकल 175A के बाद जजेस का तबादला नहीं हो सकता। इंडिया में तो जजेस का तबादला रजामंदी के बगैर किया जाता है। तो इस पर फैसल सदीकी साहब ने कहा कि इंडिया में जजेस की सीनियरिटी लिस्ट मुश्तरका है। फिर मदर साहब कहते हैं जनाब कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आर्टिकल 175A ने आर्टिकल 200 को ही खत्म कर दिया है। मोहम्मद अली मदर साहब रिमार्क्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर फिर फैसल सदीकी साहब ने बड़ा अहम जवाब दिया कि जजों की सीनियरिटी लिस्ट दहाइयों में बनती है। ट्रांसफर करके जजेस की सीनियरिटी लिस्ट रातों रात तब्दील नहीं की जा सकती। रातों रात सीनियरिटी लिस्ट एग्जीक्यूटिव के जरिए तब्दील करना गासिबाना अमल है। ये फैसल सदीकी साहब ने हुकूमत के मुंह पे चपेड़ मारी जिन्होंने रातों रात ये सीनियरिटी लिस्ट तब्दील की है। एक दर्जा पर इनकार हो तो जज का ट्रांसफर नहीं हो सकता। मोहम्मद अली मदर साहब कह रहे हैं जजेस की ट्रांसफर के लिए 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दी। एक जज के ट्रांसफर के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। अगर एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो इस पर मोहम्मद अली मदर साहब कहते हैं कि पहले 3 मराइल के बाद अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इनकार कर दें तो भी अमल रुक जाएगा। अगर ट्रांसफर जज इनकार कर दे तो भी अमल रुक जाएगा ट्रांसफर का। अगर मुतल्लिका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज हाई कोर्ट में ट्रांसफर होनी है जिसकी वो इससे इनकार कर दे तो भी अमल रुक जाएगा। तो यहां पर फिर मदर साहब कह रहे हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब, कि अगर सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। जजेस ट्रांसफर के अमल में 4 जुडिशियल फॉर्म्स से राय ली गई है, यानी कि 4 फॉर्म से राय ली गई। तो फैसल सदीकी साहब कहते हैं कि कानून के अमल में बदनीति का मुजाहरा किया गया है। सीनियरिटी के मामले में अदलिया को अंधेरे में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस केस की समाअत जो है कल तक मुलतवी हुई है। यहाँ पर फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने भी, मैं आपको बता देता हूँ कि दलाइल दिए हैं। फैसल सदीकी साहब ने दलाइल अपने खत्म कर दिए हैं। तो अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं कि आर्टिकल 200 के तहत जजेस का ट्रांसफर मुस्तकिल भी होता है, आर्जी भी होता है, और यहाँ पर आर्जी ट्रांसफर का नोटिफिकेशन में जिक्र होता है। आर्जी ट्रांसफर पर जजेस को अजाफी मराहत भी मिलती हैं। मुस्तकिल जो मुस्तकबल ट्रांसफर पर सरकारी रिहाइश मिलती है। इसके बाद जनाब अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं कि टाइम बाउंड तबादला पर जजेस अपने असल हाई कोर्ट में वापस चला जाता है। अगर जज का तबादला मुस्तकिल हो तो पहली वाली हाई कोर्ट से इसकी सीट खाली हो जाती है। इस पर अटॉर्नी जनरल साहब मजीद आगे कहते हैं कि तबादला पर आए जजेस को नया हलफ उठाने की जरूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले पर आए जजेस को मुस्तकिल सरकारी रिहाइश फराहम की गई। तबादले पर आए जजेस को कोई इजाफी अलाउंस नहीं मिल रहे। ट्रांसफर पर आए जजेस की मुद्दत मुलाजमत की मियार खत्म नहीं हुई है। मोहम्मद अली मदर साहब कहते हैं कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर पर आए जजेस की सीट खाली हो गई हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने जवाब दिया जजेस की हलफ तकर्री पर उठाया जाता है
और जजेस तबादला पर आए नई तकरीरी नहीं हुई। तो नईम अख्तर अगवान साहब यहाँ पर बड़े अहम रिमार्क्स देते हैं। हर जज अपनी हाई कोर्ट को हलफ उठाया है और उसकी वही जुरिडिक्शंस है, उसका वही दायरा इख्तियार है। आइन के 3rd शेड्यूल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के अलग हलफ का जिक्र नहीं, आइन में हलफ के लिए हाई कोर्ट्स का जिक्र है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वही हलफ लिया जो तबादला पर जजेस ने तकरीरी के बाद उठाया था। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के तमाम जजेस का हलफ एक जैसा होता है। तो सीनियर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से बात आई यहाँ पर। तो अदालत के सामने 5 जजेस की दरखास्त है। जनाब अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं 5 जजेस में सिर्फ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में हैं। तो नईम अख्तर अगवान का कहना है कि क्या आर्टिकल 200 तबादला पर नया हलफ नहीं होगा? आर्टिकल 200 में नए हलफ उठाने का कोई जिक्र नहीं है, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है। ट्रांसफर जजेस की आखिरी समरी में हलफ ना उठाने का जिक्र क्यों किया गया? सीनियरिटी और हलफ के जजेस ट्रांसफर की इब्तदाई समरियों में छुपाया गया। जस्टिस अफगान साहब कह रहे हैं जजेस की सीनियरिटी पर सुप्रीम कोर्ट का अदालती फैसला मौजूद है, अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं। तो कल तक जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच की ये समाअत भी मुलतवी कर दी गई है। अब देखना ये है कि ये मामला किस तरफ जाते हैं। ये बड़े अहम केसेस हैं दोनों, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगे हुए हैं। एक आईनी बेंच के सामने लगा हुआ है और दूसरा मजहर हुसैन साहब की बेंच के सामने लगा हुआ है, यानी कि 5 रुकनी लार्जर बेंच जो जस्टिस मजहर हुसैन जो है वो सरबराही कर रहे हैं। तो देखते हैं ये किस तरफ जाते हैं। आज इमरान खान साहब की अडाला जेल में भी एक केस की समाअत है, तो किस तरफ समाअत जाती है, अडाला जेल में कौन कौन जाता है, क्या उनकी फैमिली को जाने दिया जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि एक बड़ी अहम खबर है कि सलमान कमराजा साहब ये कहते हुए नजर आए हैं कि स्पीकर अय्याज सादक साहब जो हैं कौमी असम्बली के, उनके खिलाफ एक जो अदम एतमाद की तहरीक है वो दायर करने जा रहे हैं और वो टेबल होने जा रही है। अब देखना यह है कि सिर्फ कौमी असम्बली के स्पीकर के खिलाफ ये अदम एतमाद की तारीख टेबल होती है या और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी होती है, ये देखना है। और इसके ऊपर फिर शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ा एक जुमला बोला है। उन्होंने कहा कि स्पीकर अय्याज सादक वो नगीना है जो नून लीग में पड़ा हुआ है। उन्होंने हमें इंसान की नजर से देखा और हम पर दस्ते शफकत रखा और कभी किसी में भी तफरीक नहीं की। इनके खिलाफ अदम एतमाद की बातें समझ से बालातर हैं। ये तो आप किसकी जुबान बोल रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन देखते हैं कि मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।